हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने संविधान के विषय में विस्तृत चर्चा की थी और एक पूरी सीरीज़ जो है वो भारतीय संविधान की हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिसको भी पुराने वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखे हैं वो हमारी आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल की जो संविधान की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पुराने वीडियो देखें। और आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार की रूपरेखा क्या है। तो यह भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। पहला अधिकार जो महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक है। और संवैधानिक संस्कृति में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रूपरेखा है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। अब मौलिक अधिकारों को सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें याद रखना होगा कि मानव अधिकार क्या है और मानव अधिकार और साधारण अधिकार और मौलिक अधिकारों का आपस में विभिन्नता किस प्रकार विद्यमान की गई है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मानव अधिकार। जैसा कि नोट्स में दिया है मानव अधिकार, तो मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। इसका सीधा सीधा अर्थ हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि मानव का मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है और वे अधिकार उसमें स्वतः ही आ जाते हैं। ये किसी भी न्यायालय के कानून में, किसी भी संविधान में बंधे नहीं हैं। जैसे एक व्यक्ति को दूसरी की सहायता करनी है तो ये अधिकार अंदर से आ जाएंगे। तो मानव और नैतिकता, दया की भावना, सहानुभूति, ह्यूमनिटी, ये सभी मानव के मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, किसी को हेल्प करने के अधिकार, जो व्यक्ति के जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये अधिकार किसी देश की सीमा में बंधे नहीं हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। इसके इतर अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये मानव अधिकार की तुलना में बहुत ही संकीर्ण अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। किस प्रकार यह संकीर्ण और संकुचित अवधारणा है? क्योंकि ये देश की सीमा में बंधे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं। जैसे मौलिक अधिकार का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो मौलिक अधिकारों का सामान्य अर्थ होगा कि व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए किसी देश के अंदर जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसे रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, वह इस प्रकार का जीवन जिए कि उसके स्वाभिमान को हानि ना पहुँचे, वह इस प्रकार जीवन जिए कि उसकी किसी भी स्वतंत्रता का हनन ना हो। ये सभी चीज़ें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये देश की सीमाओं में बंधी हुई हैं। इनके निवारण के लिए यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ये न्याय योग्य है। लेकिन इसके इतर अगर आप साधारण कानून की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तो क्या मानव अधिकार के लिए आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि मानव अधिकार जो है किसी भी देश की सीमा में बंधे नहीं हैं, ये परे हैं, किसी भी देश की सीमा से परे हैं। जबकि मौलिक अधिकार एक संकुचित अवधारणा है, ये किसी देश की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। अब जैसे ही हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आ जाता है मौलिक अधिकार का, मैग्ना कार्टा। तो ये मौलिक अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 800 वर्ष पूर्व 1215 में इंग्लैंड में एक घटना घटित होती है और इंग्लैंड की जनता को वहाँ की सरकार कुछ अधिकार पत्र प्रदान करती है, कुछ अधिकार प्रदान कर देती है जनता को और मजदूरों को। कब? 800 वर्ष पूर्व, अर्थात 1215 में
वहाँ की जनता को इंग्लैंड की सरकार कुछ अधिकार पत्र और अधिकार प्रदान कर देती है, उन्हीं के संदर्भ में मैग्ना कार्टा शब्द प्रयोग हुआ। और आज हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों में के रूप में हमें भी कुछ अधिकार जीवन जीने के लिए, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए और स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों को भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये राज्य क्या है, ये सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराते हैं राज्य के प्रति। अगर आप ये बाध्य योग नहीं होते, राज्य चाहे तो यह मान सकती है, राज्य नहीं चाहे तो नहीं मान सकती, अर्थात ये लोक कल्याणकारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। लेकिन मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब आप कहीं लिखेंगे ये चीज़ें कि मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, मानव अधिकार क्या है, तो इस विषय में आपको जितना लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा। आपको चीज़ें समझनी होंगी कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, उसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा दी है। क्या दी है? राज्य की परिभाषा दी गई है और बहुत सिंपल तरीके से इसे बताया गया है कि वे सभी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, या तो सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, वे सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इनका विस्तृत अध्ययन करें तो कहेंगे भारत सरकार, राज्य सरकार, विधायिका, संसद, राज्यों की विधायिका, स्थानीय निकाय, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करेगी? राज्य का निर्माण करेगी। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि जब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ था, उसमें राज्य की अवधारणा सबसे पहले आई थी। जब आप हमारी प्लेलिस्ट उठाकर देखेंगे और राज्य व्यवस्था का अर्थ देखेंगे और राज्य की परिभाषा का उद्भव कहाँ से हुआ ये पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेगा। इसलिए आप पुराने वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में देख लें संविधान के। तो राज्य की परिभाषा क्या है? वे सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान से जो उससे सरकार से जुड़ी हुई हैं, वो क्या है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके इतर बात करें, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो राज्य की परिभाषा क्या है? जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, विधायिका, संसद, राज्यों की विधायिका, स्थानीय निकाय, लोकल अधिकारी सभी जुड़े होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? राज्य की परिभाषा कहलाते हैं। ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, न्यायिक पुनरावलोकन बहुत जरूरी है। हमें पता है कि किसी भी संविधान को हमें अगर प्योर चाहिए, कोई भी लक्षण या कोई भी नियम हमें प्योर चाहिए तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन बहुत जरूरी है। हम घर में भी बैठते हैं तो घर में जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो सभी लोग अपने मत प्रस्तुत करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सोच विचार करते हैं, वही चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। और न्यायपालिका ही बताएगी कि किसी भी नियम को किस प्रकार परिभाषित करना है। किसी भी कानून या विधि को न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है, अर्थात उसकी जांच कर सकता है, उसके संबंध में नियम कानूनों की क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है। चाहे वो विधि संविधान लागू होने के पूर्व की विधि हो और चाहे वो संविधान लागू होने के बाद की विधि हो। ठीक है। न्यायपालिका विधि को असंगत भी कर सकती है। अगर हमने कोई नियम बनाया है वो संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, जब मैंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बताया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 की घटना बताई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है और संसद प्रस्तावना संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती।
मैंने आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताया था, और न्यायालय ने कहा था कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आएगी, और यही चीज़ संसद के संविधान संशोधन करने के नियम पर क्या करती है, लगाम कसती है। अब बढ़ते हैं समानता का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार की बात करते हैं हम। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। जब हम समानता का अधिकार पढ़ते हैं तो समानता को समझने की जरूरत है। समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, 2 पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, धर्म, जाति, लिंग का इससे कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष, अगर आपने अपराध किया है तो आपको दंड दिया जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इंग्लैंड के एक विद्वान हुए हैं डाइसी, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डाइसी, उनका कॉन्सेप्ट था, और उन्हीं के विधि का शासन से प्रभावित एक कॉन्सेप्ट रहा है। और वही कॉन्सेप्ट क्या किससे लिया गया है? अनुच्छेद 14 में आ गया है। और इसी को क्या क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। हम लोगों को पता है कि भारत का संविधान उधारी का संविधान है। 60 देशों की यात्राएं की हैं, 63 लाख लगभग रुपए खर्चा किया है, 114 दिन बैठकें चली हैं, तब जाकर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो मेहनत तो बहुत की गई है, लेकिन दूसरे देशों से हमने कई चीज़ें ग्रहण की हैं, इसलिए भारत के संविधान को उधारी का संविधान भी कहा जाता है। और विधि के समक्ष समानता का सीधा सीधा अर्थ है क्या? कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। अगर किसी ने समान है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो दंड जरूर दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एसटी का हो, ओबीसी का हो, जनरल को, सभी के लिए क्या है? कानून समान है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का संरक्षण मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए हैं जनता के लिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो चीज़ें लिखी हैं, विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जैसे हमने नियम बना दिया, एसटी एससी के लिए संरक्षण के लिए बात कर दी, एससी के संरक्षण के लिए बात कर दी, मौलिक अधिकार दे दिए गए, तो सभी के लिए मौलिक अधिकार बराबर हैं। अगर हम एससी के लिए कानून बनाते हैं, एसटी एससी 1989 का अधिनियम बनाते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 की बात करते हैं, तो जब हमने यह नियम बना दिया तो इसका सीधा सीधा अर्थ है जितने भी उस क्षेत्र उसके अंतर्गत आएंगे, ये विधियाँ उनका समान रूप में संरक्षण करेंगी। मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं तो उन्हें उनका उल्लंघन करने पर क्या किया जाएगा? मौलिक अधिकारों का जो भी, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए आप सब लोग न्यायपालिका जा सकते हैं। अर्थात सभी को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सभी के लिए समान है, और उनका संरक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तत्पर रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15, सबसे अच्छा अनुच्छेद यही लगता है, अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत आपको क्या किया गया है? सबसे बड़ी ताकत दी गई है। कैसी ताकत? पहला देखिए, अनुच्छेद 15 का ए देखते हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही तो भारत में अनेकता और एकता की विशेषता है। भारत की अनेकता में एकता की विशेषता है। कैसे? हम चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी हमारी जाति हो, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वैदिक धर्मों में हमें किसी प्रकार कर्म के आधार पर बांटा गया हो, चाहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान की खूबसूरती यही है कि धर्म, जाति, लिंग, स्त्री पुरुष के हों, चाहे किसी भी वंश, हमारा वंश चाहे जो भी रहा हो, हमारा जन्म चाहे कहीं भी रहा हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप शूद्र हो, आप यहाँ नहीं बैठोगे, आप वैश्य हो, आप यहाँ नहीं बैठोगे, आप ब्राह्मण हो, आपको उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा। भारतीय संविधान की खूबसूरती इसी चीज़ में है। ये पूरा बताता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 15, जिसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है जब यह भारतीय संविधान कुछ अन्य अधिकार भी हमें प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ अन्य अधिकारों की बात की चर्चा करते हैं। तो देखिए,
चलिए देखते हैं 15(2). अभी हमने 15(1) की चर्चा की थी, 15(2) की चर्चा करते हैं। सड़क, दुकान, रेल, किसी भी सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सड़क, दुकान, रेल और कोई भी सार्वजनिक स्थान हो उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको शायद याद होगी घटना, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो मॉरिस वर्ग कांड होता है, और जहां अंग्रेज उन्हें देखते हैं कि ये काला व्यक्ति हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, और उन्हें क्या करते हैं, रात में ही ठिठुरती ठंडी में उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास में बैठे थे और उनके पास टिकट था, तब भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो ये कहीं भेदभाव नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग ये जोड़ दिया गया। यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि सड़क, दुकान, रेल, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर मंदिर है तो मंदिर जाने में किसी की भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। चलिए अगला इसी का भाग पढ़ते हैं 15(3). महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे छुट्टी के संबंध में प्रावधान, बच्चों के लिए प्रावधान, बच्चों को नई यदि ST SC का बच्चा है तो उसे कुछ नए प्रावधान दिए जा सकते हैं। दलित वर्ग के लिए कुछ अन्य प्रावधान किए गए हैं। तो सीधा सीधा बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव कर सकता है। और ST SC आप सब जानते हैं, दलितों के संबंध में आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। भीमराव अम्बेडकर ने इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें ली हैं। हिंदू धर्म की कुरीतियों के विषय में मैंने बताया था, ये भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में कौन सी कुरीतियाँ विद्यमान हैं। तो दलित वर्गों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इसी वजह से तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था और हरिजन शब्द दिया था, जो सीधे सीधे बयां करता है कि भारतीयों में दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। और उसी अत्याचार को देखते हुए आगे चलकर ST SC व समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। भले ही आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन 10 साल के बाद इसकी समीक्षा के आधार पर इसे बढ़ाया जाना था, जो आज तक बढ़ रहा है। क्योंकि आज भी दलितों की स्थिति क्या है, दयनीय है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। लोक नियोजन के अवसरों की समानता अर्थात रोजगार के अवसरों की समानता। लोक नियोजन के अवसरों की समानता अर्थात रोजगार के अवसरों की समानता। तो इन 7 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा रोजगार के क्षेत्र में। कौन कौन? वही पुरानी चीज़ें हैं, 2 अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं मात्र। धर्म, अगर हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, तब भी हमें अगर हम कोई जॉब के लिए जाते हैं तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी जाति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, किन्नर हैं, है ना, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे वंश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हम जाटव वंश के हों, चाहे हम शक वंश के हों, चाहे कुषाण वंश के हों, इसका कोई भेदभाव नहीं पड़ेगा। हमारे जन्म स्थान का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम कौन से पिछड़े एरिया से आए हैं या डेवलप एरिया से आए हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है, अर्थात हमारी उत्पत्ति, हमारे वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी वंश परंपराएं कहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम जो अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं, हमारा निवास स्थान कहाँ है, इसका भी हमारे रोजगार की क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्थात 7 आधार: धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। एक बार और दोहराएंगे: धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 16(3) की चर्चा करते हैं अपन। तो राज्य चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। पर्टिकुलर राज्य चाहे, कौन चाहे, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यहाँ थोड़ी सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, 16(3) की चर्चा कर रहा हूँ मैं, कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। कैसे? जैसे आप मध्य प्रदेश में आप फॉर्म अप्लाई करता है कोई यूपी वाला, तो जनरल कैटेगरी में शामिल होता है। तो ये अपनी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं। क्यों? इसलिए सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं क्योंकि जो एरिया पिछड़ा होता है वो क्या करता है, दूसरे राज्यों को अपने अंदर प्रवेश करने पर जनरल कैटेगरी से फाइट कराता है, या अपने राज्य की जनता को कुछ आरक्षण प्रदान कर देता है। लेकिन इस संबंध में जो कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी।
ठीक है। 16(4) के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, 16(4) क्या कहता है? समाज के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें आरक्षण प्रदान किया। बहुत अच्छी बात कही गई है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि हमें सीधे आरक्षण 10% आरक्षण देने लगा, 20%, 50% तक आरक्षण की बात मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर दी। लेकिन मूल आधार क्या था? आरक्षण की बात कहाँ से उठी पिछड़ा वर्ग के लिए? उसके विषय में बताया गया है कि 16(4) में कहा गया है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका सरकारी सेवाओं में, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें सरकारी सेवाओं में क्या किया? आरक्षण प्रदान किया जाए। जब आपको मैं पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 344 पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काका कालेलकर आयोग बना है पिछड़ा वर्ग के लिए, फिर काका कालेलकर आयोग के बाद बीपी मंडल बना है, और बीपी मंडल के बाद क्या हुआ है? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 1990 में आई है, अगस्त 1990 में, और उसकी सिफारिश को माना गया है ओबीसी के आरक्षण के लिए। और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात की गई है 103वें संविधान संशोधन 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। अर्थात जो जनरल वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर किया गया है। और आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी बताएगी? 50%। 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन एक अपवाद है, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। क्यों प्रदान कर दिया गया? ये वहाँ की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 50% से अधिक आरक्षण देना ये कानूनी विरुद्ध भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसकी हम चर्चा पूरी पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुच्छेद 340 की पूरी चर्चा करेंगे। काका कालेलकर आयोग की, बीपी मंडल की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने क्या कहा इसके विषय में, इंदिरा गांधी ने इस विषय में क्या कहा, किसने ध्यान दिया, किसने नहीं दिया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 16 नवंबर 1992 की घटना की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके विषय में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। पुराने समय में जब आपने अम्बेडकर जी की घटनाएं सुनी होंगी तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। दलितों के साथ आप लोगों ने खुद देखा होगा कि समाज में कितनी भेदभाव, कितना अंदर से भरा हुआ था कि दलित ये हैं, दलित को नीचे धरती पे बैठाना है, दलितों को ज़्यादा ऊंचाई पर, दलितों को ज़्यादा नौकरी नहीं दिए जाना है, दलितों को बिल्कुल पैर की जो धूल समझना है। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान हो गई थी। बहुत सारी हिंदू धर्म में ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे जब संविधान का निर्माण हुआ और कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि हम तो ये वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर बनी है, तो सीधा सीधा सिद्धांत आया कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अलग अलग कोई व्यक्ति नहीं है, सभी बराबर हैं। और अनुच्छेद 17 ने इस संविधान की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए, और वो आया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। और दलितों के उत्थान के लिए हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 बना दिया, ST/SC एक्ट 1989 बना दिया गया। जब अभी तक PSC का एग्ज़ाम होता था तो इनसे भरकर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन लगातार आया करते थे। और जब आप इन्हें पढ़ते थे तो पता चलता था कि हमारे संविधान ने दलितों को कितनी सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं। और आज दलित भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। यह एकमात्र, यहाँ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण नोटिस करने वाली बात है, एकमात्र मौलिक अधिकार है जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। एकमात्र मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, जिसमें क्या कहा गया है? दंड का प्रावधान दिया गया है। यदि दलितों के साथ अत्याचार होता है, दंड का प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत, सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों का अंत के विषय में क्या कहा गया है? सिर्फ 2 उपाधियों को छोड़कर, सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर उपाधियों के अंत के विषय में बात करता है। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे वो भारत का नागरिक हो, बात जुड़ी हुई है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत में काम करने वाला कोई विदेशी नागरिक हो। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी, चाहे वो भारत का नागरिक हो और चाहे वो भारत में काम करने वाला कोई विदेशी नागरिक हो। कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 18 ही कहता है उपाधियों के अंत के विषय के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो
तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। कोरोना का समय है, इसलिए घर पर रहें, प्रशासनिक अधिकारियों के नियमों को और सरकार के नियमों का पालन करें। हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारी जानें जा रही हैं। आप लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत उत्पन्न हो गई है, ऑक्सीजन की कितनी समस्या उत्पन्न हो गई हैं। ऊपर से एक बहुत बड़ा हास्यास्पद मामला आता है शादी विवाहों का, इसलिए इनसे भी बचें। धन्यवाद और स्टे होम, स्टे सेफ।